वेलकम बैक डियर। लास्ट वीडियो में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक जो है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस किया था। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस हमने लिखा था अल्फा आर टी माइनस आर नॉट और आर नॉट इंटू टी माइनस टी नॉट। ये हमने किया था पर केल्विन और पर डिग्री सेल्सियस। ये अल्फ़ा पे हमने काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस किए थे। मेटल के लिए पॉजिटिव होता है, सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के लिए नेगेटिव होता है, वो हमने पिछले वीडियो में सारा डिस्कस किया है। और इसी इक्वेशन को अगर आप लिखना चाहें तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आर टी माइनस आर नॉट इक्वल टू अल्फा आर नॉट टी माइनस टी नॉट, और आर नॉट इधर ले जाएं तो फाइनल इक्वेशन आपके पास आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट भी लिख सकते हैं, जिसमें टी नॉट 0 डिग्री है, आर नॉट रजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड आर टी रजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस। तो किस टाइप के न्यूमेरिकल बोर्ड में इसमें पूछे जाते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, इफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस, इफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर at 0 डिग्री सेल्सियस is 100 ohm, on increasing its temperature to 100 degree Celsius, its resistance increases to 110 ohm. 110 ohm. Find temperature coefficient of resistance. Find its temperature coefficient of resistance. ये से आपसे इस पे बड़े सिंपल से क्वेश्चन आपके पास आते हैं। आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे दे रखा है 100 ओम, आपको 100 डिग्री सेल्सियस पे दे रखा है 110 ओम, एक टी नोट आपके पास 0 डिग्री है और टी फाइनल आपका 100 डिग्री सेल्सियस है। देयरफॉर अल्फा की वैल्यू आप इसमें रख सकते हैं यूं के यूं इस फार्मूले में। आर टी इसमें आर 100 है, 110, आर 0 इसमें 100 है, आर नॉट, और आर नॉट 100, 100 माइनस 0 पर डिग्री सेल्सियस आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये अल्फ़ा इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। और इसी में ही आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर at room temperature, जनरली हम 28 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, at room temperature is 100 ohm, on increasing its temperature to 150 degree Celsius, its resistance increases to 110 ohm. Find temperature coefficient of resistance.
तो देखिए इसमें 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं दे रखा, आर नॉट नहीं दे रखा, यानी कि एक तो आपको कितने पे दे रखा है, T28 डिग्री पे। R28 पे कितना है इसका, 100 ओम है R28 पे। आर नॉट गिवन नहीं है, T1। T2 दूसरा है 150 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री पे कितना दे रखा है, 110 ओम। तो इसमें आर नॉट गिवन नहीं है, अल्फा आपको निकालना है। तो आप ये दोनों इक्वेशन लगा दें, दो बार लगा देंगे इक्वेशन। एक ये R28 इज इक्वल टू, आर नॉट यूं का यूं लिखेंगे आप, 1 प्लस अल्फा, 28 माइनस 0 कर देंगे। एक इक्वेशन R28 के लिए 28 डिग्री सेल्सियस पे, एक इक्वेशन आप 150 डिग्री सेल्सियस पे, R150, आर नॉट 1 प्लस अल्फा 150 माइनस 0 कर देंगे। फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर देंगे, या सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट कर देंगे। R150 अपॉन R28 की वैल्यू आपको दे रखी है, आर नोट से आर नोट कट जाएगा, 1 प्लस 150 अल्फा ओवर 1 प्लस 28 अल्फा। आप अल्फा कैलकुलेट कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, R150 मैंने दे रखा है, R28 दे रखा है। तो सिमिलर टाइप के ये न्यूमेरिकल ऐसे आते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पे। ये इस तरीके से आप कर सकते हैं सेकेंड टाइप का। तो ये था आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पे कैसे न्यूमेरिकल आपके पास आते हैं। छोटी छोटी डेफिनेशन आ जाती हैं। ओहमिक कंडक्टर, ओहमिक कंडक्टर, कंडक्टर विच ओबे, ये एक छोटी छोटी डेफिनेशन आ सकती हैं। ओबेज ओम्स लॉ completely, known as ohmic conductor। Properties of ohmic conductor, VI graph for ohmic conductor, VI graph for ohmic conductor is linear। VI graph for ohmic conductor is linear। वो लीनियर ग्राफ होता है VI ग्राफ ohmic कंडक्टर का, लीनियर ग्राफ आता है। सेकेंड प्रॉपर्टी आप कहां से शुरू किया, मैंने ओरिजिन से। VI ग्राफ for ohmic conductor starts from origin। ओरिजिन से स्टार्ट होता है। करंट फ्लोइंग थ्रू ohmic conductor, current flowing through ohmic conductor is independent of the polarity of EMF, polarity of EMF applied, polarity of EMF applied across the ends of conductor, applied
across the ends of conductor। मतलब ये क्या बोलना चाह रहे हैं, मान लिया कोई ओमिक कंडक्टर ए बी है, तो इसका ए एंड आपने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ईएमएफ से जोड़ दिया बैटरी से, और नेगेटिव से बी जोड़ दिया, तो भी इसमें करंट आ ही जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या आप कंडक्टर का ए एंड आप नेगेटिव से कनेक्ट कर दें बैटरी के, और बी को आप पॉजिटिव से, तो भी इसमें आई करंट ही फ्लो करेगा। करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही आपके पास आ जाएंगे नॉन ओहमिक कंडक्टर। नॉन ओहमिक कंडक्टर, कंडक्टर which do not obey Ohm's law completely, known as non-ohmic conductor। एग्जाम्पल इसके आ जाते हैं डायोड, पीएन जंक्शन भी बोलते हैं जिसको, डायोड, ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, ये सारे ट्रांजिस्टर एक्सेट्रा, ये नॉन ओहमिक कंडक्टर। वाटर वोल्टामीटर, ये सारे जो है नॉन ओहमिक कंडक्टर हैं। इसमें प्रॉपर्टीज क्या आ जाती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन ओहमिक कंडक्टर। कंडक्टर VI ग्राफ for non-ohmic conductor, VI graph for non-ohmic conductor is no linear, लीनियर नहीं आता। ये ग्राफ इस टाइप के आते हैं, VI ग्राफ, VI ग्राफ। ये आपके पास जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे डायोड की, तो रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स इस टाइप के आपके पास आएंगी। नॉन लीनियर, ये फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है, हम सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में डिटेल में इसमें पढ़ेंगे डायोड की। VI ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता इसमें, VI ग्राफ for non-ohmic conductor, VI graph for non-ohmic conductor do not start from origin, from origin, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता। जैसे ये ग्राफ जो है VI ग्राफ, ये आपके पास आ जाता है वाटर वोल्टामीटर के लिए, इस टाइप का ओरिजिन से हट के, ये वाटर वोल्टामीटर का ग्राफ है, इसको बैक ईएमएफ बोलते हैं। इस टाइप का ग्राफ आता है वाटर वोल्टामीटर, ये बैक ईएमएफ होता है ये वाटर वोल्टामीटर। थर्ड, current flowing through, current flowing through non-ohmic conductor, current flowing through non-ohmic conductor depends upon
depends on the polarity of EMF applied across the ends of conductor. देखिए जब हम डायोड पढ़ेंगे तो ये डायोड का सिंबल होता है, डायोड अलाउज करंट ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस्ड। जब इसको ये P बोलते हैं, इसको ये N होता है। जब हम सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे डिटेल में तब पढ़ेंगे। तो ये नॉन ओमिक कंडक्टर का एग्जांपल है। डायोड को अगर हम ऐसे कनेक्ट करेंगे सोर्स ऑफ ईएमएफ से तो इट विल अलाउ करंट, इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस्ड। फॉरवर्ड बायस्ड, इट अलाउज करंट। और अगर हम इसको रिवर्स बायस करते हैं तो इट डज नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू इट। डायोड को अगर हम उल्टा जोड़ दें, ए को नेगेटिव से, पी को नेगेटिव से, एन को पॉजिटिव से, तो इट विल नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू। स्पेशल डायोड होती हैं जो रिवर्स बायस में काम करती हैं। तो ये जो सिंपल डायोड विल नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू। तो इसमें पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ पे डिपेंड करता है कि ये कंडक्टर, अपने नॉन ओमिक कंडक्टर लिया तो बैटरी का कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव या नेगेटिव अपने कनेक्ट किया, तो ये बिल्कुल इसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो एज डायोड अलाउज करंट इन वन डायरेक्शन ओनली, सो दिस यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ डायोड इज एक्सप्लॉइटेड टू यूज इट एज अ रेक्टिफायर। आप डिटेल में सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे। रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी। तो ये डेफिनेशन एक एक नंबर की नॉन ओमिक की आ सकती थी आप पे, तो इसलिए मैंने ये डिस्कस किया। प्रॉपर्टीज आ सकती थी ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर के। जब आपने अभी पढ़ा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो उसमें आपने देखा कंडक्टर के लिए, मेटल के लिए अल्फा पॉजिटिव है। तो अल्फा पॉजिटिव है मीन्स विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। तो मेटल में अगर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो टेम्परेचर घटाने से रेजिस्टेंस घटना भी चाहिए। तो इफ वी कीप रिड्यूसिंग द टेम्परेचर ऑफ अ मेटल और कंडक्टर, it loses its resistance completely at a particular temperature known as transition temperature, and it becomes superconductor. It is known as superconductor. तो इसमें आ जाता है सुपरकंडक्टर। सुपरकंडक्टर, if temperature of a conductor is reduced at a particular temperature, known as transition temperature, it loses its resistance completely, and becomes superconductor. And this phenomena due to which a conductor loses its resistance completely, known as superconductivity. तो देखो अगर सुपरकंडक्टर की, अभी ये रूम टेम्परेचर पे है, पर्टिकुलर जो वर्केबल टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे हम कोई मटेरियल ऐसा मिला नहीं कि इसको हम सुपरकंडक्टर बना पाए। सुपरकंडक्टर अगर हम बना पाते तो सुपरकंडक्टर में अगर आपने एक बार करंट पास कर दिया तो इट विल रन अप टू इनफाइनाइट टाइम। और सुपरकंडक्टर अगर हम इस टेम्परेचर पे 40 डिग्री पे, 28 डिग्री पे हम बना पाए तो हमारे जितने भी हाउसेस के लॉस हैं, डोमेस्टिक लॉसेस हैं, वो ना हो। लॉसेस का मतलब क्या है? अब जैसे आप देखो फैन है,
इलेक्ट्रिसिटी का काम है फैन को रोटेट करना, वो उस फिनोमेना पे काम कर रहा है। लेकिन आपने देखा हीट अप भी हो जाता है, कई बार आप देखते हो घरों में आग लग जाती है, भाई शॉर्ट सर्किट हो गया, वो तो वो हीट अप भी हो रहा है, वो सारा लॉस हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, उस इलेक्ट्रिसिटी का काम वहां पे उसको रोटेट करना था। या जैसे ये ल्यूमिनरीज हैं, इसको अगर आप करंट पास करते हैं तो इसको तो लाइट देना चाहिए, पर्पस ऑफ ल्यूमिनरी इज टू इल्यूमिनेट। तो लेकिन आप देखोगे अभी तो एलईडी ल्यूमिनरीज आ गई तो इतनी हीटअप नहीं होती हैं, मगर जो पुराने टाइम के जो टंगस्टन फिलामेंट के बल्ब होते थे तो उसको तो हम एज ए हीटर भी यूज करते थे। तो वो लॉस जो है वो नहीं होते अगर वो सुपर कंडक्टर का, वो हीटअप नहीं होगी अगर वो सुपर कंडक्टर का है। ऐसे ही आपके पास, खैर वो तो जो पुरानी ल्यूमिनरी हो तो हीटिंग इफेक्ट पे ही बेस्ड था, वो हीट से ही वो उसका वो हो रहा था, थोड़ा बहुत आर्गन गैस वगैरह इस टाइप के उसमें रखी हैं, बल्ब में पुरानों में होती थी। और ऐसे ही आपको ट्रांसफार्मर की जरूरत ही ना पड़ती, क्योंकि आप देखते हैं जब पावर जनरेशन स्टेशन से लॉन्ग डिस्टेंस तक हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करते हैं तो आपने देखा होगा 30,000 केवी 33 केवी पे आप भेज रहे हैं, 33 केवी पे आप पावर ट्रांसमिट करते हैं। आप देखते हो जो बड़े बड़े पोल आप देखते हैं ऊपर से हाई पावर के, तो वो हमारे को ना भेजना होता अगर हम सुपर कंडक्टर इस टेम्परेचर पे, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे बना पाते। तो वो स्टडी चल रही है, ऐसे मटेरियल मिले नहीं जो एक सुपर कंडक्टर का काम कर सके, तो वो इसीलिए वो हाई टेम्परेचर पे, हाई वोल्टेज पे भेजा जा रहा है कि पावर लॉस उसमें कम हो। तो अगर सुपर कंडक्टर होंगे तो वहाँ पे ट्रांसफार्मर की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे पावर जनरेशन पे भी ट्रांसफार्मर लगाते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो उसको हाई वोल्टेज पे भेजता है। और फिर जो सब स्टेशन होते हैं जहाँ पे रिसीविंग एंड होता है वहाँ पे भी ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं जो उसकी वोल्टेज को डाउन करता है, जो आपके डोमेस्टिक सप्लाई के लिए भेजता है। तो ये सुपर कंडक्टर का, अब इसका कॉज क्या है, आपने रेजिस्टेंस का कॉज तो देखा था, कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड आयन। पूरी मेटल की वायर जो है वो इलेक्ट्रॉन और आयन से भरी हुई है, तो उनके बीच में कोलिजन होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में और इलेक्ट्रॉन और आयन के बीच में। क्योंकि जो भी हम वहां पे, जो भी हम किसी कंडक्टर पे बेटे सोर्स ऑफ ईएमएफ अप्लाई कर रहे हैं, तो वो जो फील्ड जो है वो दो को एनर्जी दे रहा है, एक तो आयन अपनी जगह पे वाइब्रेट करता रहता है और इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन का आपस में कोलिजन होता रहता है, दो को एनर्जी देता है, आयन वाइब्रेट कर रहे हैं। तो जब हम टेम्परेचर रिड्यूस करते जाएंगे तो वो आयनिक वाइब्रेशन भी सीज हो जाती है। आयनिक वाइब्रेशन ऑन रिड्यूसिंग टेम्परेचर, आयनिक वाइब्रेशन सीजेस on reducing temperature, on reducing temperature ionic vibration ceases, ये बंद हो जाती है। तो आयन आयन अगर वाइब्रेट होना बंद होंगे ज्यादा एम्पलीट्यूड से तो ये आराम से इलेक्ट्रॉन इससे निकल पाएगा, एंड इलेक्ट्रॉन्स नो लॉन्गर remains independent, that is they become mutually dependent, become mutually dependent, dependent on each other। मतलब क्या है इसका, आयनिक वाइब्रेशन रुक जाएगा, कम हो जाएगा, लार्ज एम्पलीट्यूड से तो ज्यादा दूर तक डिस्टर्ब कर रहा था, इलेक्ट्रॉन टकराने की चांस यहाँ पे कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन आसान से, और एक किस्म से ना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पीछे चलते हैं फिर लाइन में ऐसे, म्यूचुअली डिपेंडेंट का ये है। तो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन भी, दैट इज इलेक्ट्रॉन कोलिजन सीजेस, दैट इज इलेक्ट्रॉन कोलिजन, कोलिजन सीजेस। तो इलेक्ट्रॉन का भी कोलिजन आपस में नहीं रहता, एक दूसरे के पीछे लाइन में चलते हैं। ये सिंपल इस तरीके से एग्जांपल है, छुट्टी हो रही है, आप अपने क्लासरूम से बाहर भागते हैं, सारे इकट्ठे भागेंगे तो टकराते हुए जाएंगे एक दूसरे से, लेकिन अगर आप एक लाइन में ऐसे निकलते हैं तो बिना एक दूसरे से टकराए आराम से आप बाहर निकलेंगे। तो इस तरीके से सुपर कंडक्टर का कंसेप्ट था। व्हाट इज द
कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर कंडक्टर, कॉज बिहाइंड सुपर कंडक्टिविटी, ये हमने दो किया। अब आ जाता ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटेंस हमने हालांकि हमने कर लिया, सेम है। ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस, series, in series, कंसीडर थ्री रेजिस्टेंसेस, ये सारा 10th में भी कर चुके हैं हालांकि आप, कनेक्टेड इन सीरीज R1 R2 R3, कंसीडर थ्री रेजिस्टेंस R1 R2 R3 connected in series across a source of EMF V, across a source of EMF V, V सोर्स ऑफ EMF के अक्रॉस आप ये तीन रेजिस्टेंस सीरीज में ले रहे हैं। As there is only one path for the flow of current, so current flowing through each resistance is same, I. We consider three resistances R1 R2 R3 in series. As there is only one path for the flow of current, so current will remain same in series. और जैसे मैंने कैपेसिटेंस के ग्रुपिंग में बताया था, वो उसी मेथड से हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जो बना देंगे कि देयर इज सेम करंट फ्लोइंग थ्रू टू रेजिस्टेंसेस टू बी कंसीडर देम इन सीरीज। उन दो को सीरीज में कंसीडर करने के लिए उनके बीच में सेम करंट पास होना चाहिए। तो करंट तो सेम है, रेजिस्टेंस अलग अलग है, सो पोटेंशियल डिवाइड्स, ये V1 ले लेगा, ये V2 और ये V3। करंट रिमेन सेम इन सीरीज, current remains same in series, potential divides, potential divide होता है। तो according to Ohm's law, therefore according to Ohm's law, V1 is IR1, V2 IR2, V3 IR3। पोटेंशियल डिवाइड होता है, करंट रिमेन सेम इन सीरीज, पोटेंशियल डिवाइड। और यहां से आपको पता लग रहा है किसका पोटेंशियल ड्रॉप सबसे ज्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। इसमें से 1 ओम 2 ओम 3 ओम है, तो 3 ओम सबसे ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा 3 ओम के क्रॉस। करंट रिमेन सेम इन सीरीज, पोटेंशियल डिवाइड्स। तो एज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 V3, ये जो पोटेंशियल डिवाइड हुआ है R1 R2 R3 के क्रॉस, इन सब का सम, ये वोल्टेज से यही तो आया है, नेट EMF से ही तो आया है। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इफ RS be the equivalent resistance in series, therefore V can be written as IRS। इक्विवेलेंट वर्ड का मतलब इन तीनों को मिला के हम एक ले लें, इन तीनों का इफेक्ट हो दे। तो therefore equation 1 can be written as, equation 1 can be written as IRS IR1 R2 प्लस IR3, और RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। रेजिस्टेंस इंक्रीजेज इन सीरीज, आपने 10th में भी ये किया हुआ है। रेजिस्टेंस इंक्रीजेज इन सीरीज, तो नेट रेजिस्टेंस इंक्रीजेज इन सीरीज। नेट रेजिस्टेंस इन सीरीज इज द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस प्रेजेंट इन ग्रुपिंग। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट उसमें करेंगे। थैंक यू।